घर का बड़ा बेटा, इस घर का वारिस। अभी कभी से घर से बाहर निकलो। गॉड, कहीं ये बताने दे कि मैं इससे मिलने आई थी। तुम यहाँ कैसे? सुनो, अरे आप लोग डर क्यों गए? मैं तो बस पैर छूने जा रहा था। आशीर्वाद नहीं देंगी आप? लगता है मेरे संस्कार देखकर बोलती बंद हो गई आप लोगों की। मैम, दादी जी, दादी जी, आपका तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। माय स्वीट टू दादी जी, आशीर्वाद नहीं देंगी आप? दादाजी सादर प्रणाम। आदित्य, कौन है ये? मंगल, क्या तुम इसे जानती हो? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चुप क्यों हो? कौन है ये? बोलो आदित्य। ऐसे तो ये लोग बहुत पाक 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 करते रहते हैं। पिज्जा फ्राई कर दिया था इन लोगों ने मेरा मसूरी में। अब देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे सांप सूंघ लिया इन लोगों ने। मेरी स्वीट दादी, ये दुनिया बहुत बुरी है। अब बताओ, आपको आपके सगे पोते के बारे में नहीं बताया, और जब वो आ गया है तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। माय स्वीट दादी जी, मैं आपका पोता हूँ। पोता? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं देता, कान में मछली लगाता। ओह सॉरी दादाजी, मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में सब पता चल जाएगा। कहानी अभी तो शुरू हुई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे सब सच बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया शक्ति बाबा, मुझे नहीं पता इसे किसने बताया। ये शहर में इतना बड़ा घर, ड्रीम हाउस। लगता है आप लोग बहुत अमीर हो। मतलब मैं, आप बताओ, इतना सब कुछ मेरा था और मुझे पता ही नहीं। आदित्य, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? एक मिनट, आपको प्रूफ चाहिए ना? अभी दिखा दूं। आप ही के खानदान का खून दौड़ा है मेरी रगों में। बस करो अपनी हरकतें। ये लड़के अभी के अभी निकलो हमारे घर से बाहर। मैं स्वीट हूँ दादी जी, अभी तक निकला हुआ ही तो था। अब तो मेरे लौटने का टाइम आया। मुझे अब पहले से ही पता था कि अपना टाइम आएगा आएगा। बड़ों से बात कैसे करते हैं? इतनी सी तमीज नहीं सिखाई क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अम्मा, मेरी बात सुनिए। सुनिए नहीं, बताइए बताइए इनको कि मेरे पास कोई तमीज सिखाने के लिए क्यों नहीं था। माँ कहीं और, बेटा कहीं और, कोई था ही नहीं ना सिखाने वाला। क्यों नहीं दिया? माता श्री, कोई बात नहीं, मैं आ ही गया हूं ना सीखने सिखाने। खुश हो ना? बेटा 16 साल बाद घर आया है।
बताओगे ना कि मुझे सच कैसे पता चला? सच छुपता नहीं है माँ। देखना दादी कितना खुश होगी हमें देख के। मैंने बहुत मिस किया दादी दादू को, और अपने इस घर को भी। अपने घर की फीलिंग अलग ही होती है। हाँ दीदी, मैंने दादू को दिखाने के लिए अपने गार्डन की फोटोज भी क्लिक की है और उनको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं। देखना दोनों हमें देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? कहीं मेरी मेरा नाम ना ले लेते। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि बेटा तुझे पता कैसे चला कि तू मेरा बेटा है। कैसी माँ है आप? अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि बेटे के आने के पहले ही माँ को आभास हो जाता है। हवा में ऐसे बेटे के आने की खुशबू उड़ती है और माँ दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है और बेटा। छोड़ो, मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ऐसा सब करेगी। यहाँ पे तो सीन ही अलग है। बेटे को देखकर माँ बाप का चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। क्यों पिताश्री? अरे यार आप तो अभी भी शौक में हो। यहाँ आकर मैंने कोई क्राइम किया है, कोई पाप किया है? मैं ना सिर्फ अपने पिताश्री के साथ रहना चाहता हूँ। अब जो 16 साल पहले मसूरी हॉस्पिटल ने गलती की है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना, बस उसलिए आया हूँ मैं। आदित्य, ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है? आदित्य, तुम इसकी बेतुकी बातें चुपचाप खड़े होकर सुन कैसे रहे हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को अपने माता पिता कहने की? आदित्य, क्या है ये सब? माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। सत्य तुम चलो मेरे साथ, और अब कुछ नहीं बोलोगे तुम। इस देश में बोलने की आजादी है माता श्री, वो नहीं छीन सकती आप। देखो ईशाना कुछ नहीं जानती है और उसे कुछ बताना भी मत दो। तुम चलो मेरे साथ। आदित्य, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? पापा, अम्मा, आप मेरे साथ कमरे में आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए। वाह, दादी ने कितनी ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है। अक्षत मेरी फोटो लेना। ओके दीदी। चल दादी को दिखाते हैं। यहाँ क्यों लेकर आई तुम मुझे? मैं सच ही तो बोल रहा था। हाँ, मगर कुछ भी कहने से पहले मौका देखा जाता है, जगह देखी जाती है। दोनों सही है कि नहीं? ओ प्लीज, मेरी माँ बनने की अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। तुम तो सच्ची में मेरी माँ निकली। एक दिन में मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई। हम पर लॉटरी लग गई यार मेरी तो। अरे खुश नहीं लग रही है? क्यों? बेटे ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। आपको तो खुश होना चाहिए, फक्र होना चाहिए बेटे पर आप तो नाराज लगती हैं। क्यों? नहीं बताना था क्या? तुम्हें समझना चाहिए अबे कि सब कुछ मैं ही क्यों समझूं? आपको सच पता था, उसके बावजूद आप एक भगोड़े की तरह मुझे वहां पीछे छोड़कर चली आई। आप मुझसे छुटकारा चाहती है ना? मुझे वापस छोड़कर चले जाना चाहती है आप? कैसी माँ हो? भागकर नहीं आई थी मैं, और ना ही मैं तुमसे ये सच छिपाना चाहती थी। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी कि बताने ही वाली थी। कब? मुहूर्त निकाल कर एक आलीशान सी पार्टी देकर वहां पर ऐलान करने वाली थी। नहीं ना, बेवकूफ नहीं हूं मैं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप पहचानने से इनकार कर रही हो। सोचा होगा माँ तो कोमा में, उसकी जुबान तो बंद है, बेटे की भी कर देते। लेकिन माता श्री, ऐसा होने नहीं दूंगा। आप चाहे जो करें, मैं अपना हिसाब बराबर करके रहूंगा। हाय बच्चों,
गए तुम दोनों। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए? आओ ना अंदर। यहाँ हमारे घर पे क्या कर रहे हो? आप चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए हो? आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये आपका घर नहीं है। आप देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो। इशारा दीदी, मुझे गंदी आंटी से कोई बात नहीं करनी है। मम्मा, मम्मा सौम्या आंटी को इस कंडीशन में देख के बहुत अपसेट होंगी। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा, 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 यहाँ भी नहीं है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? इशारा मेरी बात तो सुनो तुम। मम्मा आप कहाँ हो? इशारा, मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मा का है, वो टेरेस पे है। अक्षत, तू यही रुक, मैं मम्मा को बुला के लाती हूँ। ओके दीदी। मुझे उनके साथ रहना चाहिए। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे आना पड़ा। मैंने सोचा कि मसूरी जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। अब ऐसी बातें फोन पर तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। हाँ हाँ माताश्री, मैं आपको सच्ची में एक दिलेर जिगरे वाली माँ समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है आपके हर झूठ का मतलब। आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अब बस आप एक बात समझ लीजिए, मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, और नील हक मांगता नहीं, सीधा छीन लेता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मैं मम्मा को फिर से सौम्या आंटी की वजह से हर्ट होते नहीं देख सकती। देखो, तुम अचानक से यहाँ आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ के हालात क्या हैं। ये सच हमें सबके सामने बहुत ही संभल कर रखना होगा, वरना सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या कहा? हाँ? सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। मम्मा, मम्मा किससे बात कर रहे हैं? 2009 नवंबर मिल गया। अंकल से सुना। तो आपके सारे ज्ञान का सार ये है कि संभल कर चलो। माताश्री, मैं नील हूं और दुनिया मुझसे संभल कर चलती है, मैं नहीं। और अब आपको भी संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई है। और अब मैं सारी दुनिया को छती ठोक कर कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां, और मैं हूं इस घर का वारिस। और अब ये सच किसी से नहीं छुपेगा। क्या कहा तुमने? यहाँ तक आ गए तुम मेरी मम्मा को परेशान करने के लिए? आ गई तुम? पता है तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान थी? काफी देर लगा दी। दी, इनसे तो मुझे बहुत बड़ा हिसाब चुकवाना है। मेरा हक छीन कर बैठी हो तुम। माताश्री, ये अभी तक आपके साथ क्या कर रही है? दी, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुप रहो। अभी मुझे बात करने दो। हो गया तेरा टाइम आप।
तो अपनी मम्मा को बाय बाय बोलो और जाओ यहाँ से। नील, एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है, तो तुम निकलोगे वहां से। तुम निकलो यहाँ से। मम्मा चमची, ये तुम्हारा घर नहीं है। मम्मा, आपने इस गुंडे को घर के अंदर आने ही क्यों दिया? सुना आपने ये क्या कह रहा है? मुझे धमकी दे रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो। अरे निकालो इसे। सब लोग ना आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब आगे कुछ मत कहना। विश्वा से बात करने दो मुझे पहले। हटो सामने से। How dare you! मेरी माँ को धक्का कैसे मारा तुमने? बहुत सहन कर लिया हमने तुम्हारी बदतमीजी। और you know what? Enough is enough. हमारे घर से बाहर निकलो और मेरी माँ से दूर रहो। ये मेरी मम्मा है। और मैं उनका बेटा हूँ। अरे just shut up! अक्षत है इस घर का बेटा और मैं इस घर की बेटी। तुम बस मसूरी की गलियों में गुंडागर्दी करने वाले हो और अब मेरे घर में घुसकर दादागिरी मत चलाओ, समझे? You know what? मम्मा को ना सच में तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए था। अब शांति से घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। इशाना, इशाना बेटा, रुको। इशाना, इशाना, सीधा जाओ, वहीं निकल जाओ। दीदी! करेक्शन, मिसेज लक्ष्मी करण कपूर। ਓਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। दादी ब्रो, तू ऐसे कर कैसे लिया? ब्रो शांत। अरे हाँ हाँ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ? ओए मेरी तो जीत हो गई और मैं जीत गई। आई एम विनर। और टोलियो और टोल में जाओ, आज तो मैंने कोई रुकना। ये 2 कौड़ी की लड़की आपके खानदान की बहू बनेगी। आप भी डांस कीजिए। बंद करो ये सब, बंद करो। क्या हो गया यार कार्तिक, तुम खुश नहीं लग रहे? तुम्हारी शादी के लिए मैं इतना खुश था और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे लगा दोनों भाई एक ही मंडप में शादी करेंगे, जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ गलत कर दिया यार मैंने। गलत तो कर दिया, लेकिन अगर बता देता
तो जश्न की तैयारियां कर देता मेरे भाई। ब्रो आई एम सो हैप्पी, तुम्हारा और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन का स्वागत है इस घर में। थैंक्स यार। आई प्रे कि तुम दोनों साथ में उतने ही खुश रहो जितने मैं और बरखा साथ में। आज जश्न होगा, इतना बड़ा जश्न होगा कि पूरा शहर देखेगा। और मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस लक्ष्मी करण कपूर। मुझे तो बहुत घमंड आ गया था क्योंकि मुझे बरखा जैसी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली लड़की मिल गई। बहुत लकी मानता अपने आप को। और लक्ष्मी भी कम लकी नहीं, उसे भी इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। कार्तिक, that's very sweet of you. And I'm very upset with you, भाई। हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है, काफी विलंब हो गया है। Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से इतना डिले हो गया, लेकिन लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। बहन की शादी में भाई अकेला टीका नहीं लगाएगा, भाभी साथ होगी तुम्हारी, है ना दादी ब्रो? ओए बच्चे, बिल्कुल बहुत चंगा की था। ओए मैं तो आज जीत गई यार, जीत गई। चलो लक्ष्मी, तुम बाकी की रस्में पूरी करते हैं, अपने नए घर में चलो। ओए इतनी जल्दी नहीं, रुको, अभी तो गृह प्रवेश की रस्म करूंगी मैं। ओए थाली तैयार करो, जल्दी करो, मेरी बहू घर आई है। आए। लक्ष्मी बहू, भगवान का नाम लेकर अपने गृह में प्रवेश करो पुत्री। दाहिना पैर से कस को गिराओ। हमारी सारी रस्में हो गई, चलो मेरी बहन की रस्में पूरी करते हैं। इस दर्जी मैडम ने तो बड़ा हाथ मारा है, बहुत बड़ा खेल खेल गई है। मेरे घर के साथ साथ मेरे भाई पर भी नजर थी इसकी। अब पूजा संपन्न करने के लिए भाई और भाभी होने वाले वर और वधू को टीका करें।
ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा संपन्न हुई। अब मैं लग्न देखकर विवाह की अच्छी सी तारीख निकालता हूँ। हाँ बरखा, मैं निकलता हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे, मैं आता हूँ। कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी वो शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तुम निकालो ना डेट। I mean, आप सब मिलके निकाल दीजिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। What a weirdo. अपनी शादी से जरूरी क्या काम था इसको? Okay. पूजा होगी। भाई, what's all this? आपको आज ही के दिन ये सब करना था? आज मेरा दिन था ना, मेरी पूजा का दिन था, और आज आपको शादी करनी थी, वो भी। अब देखिए, चला गया वो बिना डेट की बात डिस्कस किए। बट हाँ, it's fine. कार्तिक ने क्या कहा कि हम सब संभाल लेंगे, तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। He's a chill, nice guy. Relax. पंडित जी, आप एक बढ़िया सा मुहूर्त देखिए और डेट फिक्स कीजिए शादी की। जी। बारको, what is this? मैं तेरे लिए सब करता हूँ ना, और तू अपने भाई की खुशी में खुश नहीं। आज मेरी इतनी खुशी का दिन है, देख। अजय करण भाई ने शादी की है। शादी नहीं की है तूने, इनफैक्ट अपनी फैमिली के मुंह पर तमाचा मारा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई करण? हाँ तो तू ऐसे वैसे लोगों के बीच में उठता बैठता तक नहीं, और आज तूने अपने ऑफिस में मामूली सा काम करने वाली इस गरीब सी लड़की से शादी करी और उसे घर भी ले आया। अरे हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। भवानी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी चंगी कुड़ी है। हाँ पर तेनू पता नहीं ना कि चंगी कुड़ी कैसी होती है। अपना टाइम भूल गई बेटा? तेरी शादी कैसे हुई थी? भूल ही गई है शायद। नो भाई, सीरियसली, आपने इससे शादी कर ली? कल तक आप इससे नफरत करते थे, चिल्ला चिल्ला बुलाते हो आप इसे, और आज इसी को इसका बहू बना कर लिया है। मेरे अंडर काम करती है वो, मैं बॉस हूँ उसकी। हम इसे वाइफ कैसे बना सकते हैं? हाउ वुड यू? जहाँ तक मुझे याद है बरका, कार्तिक भी हमारा एम्प्लॉय है। फिर भी मैंने तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट किया ना। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक दिया। तो मुझे जो लड़की पसंद है उससे शादी करने का मुझे कोई हक नहीं है। लक्ष्मी इज माय वाइफ एंड दैट इज फाइनल। ओ फाइनल? फाइनल नहीं जी, फुल एंड फाइनल जी। और टोटली फाइनल है जी। समझ लो मेरे बच्चे, लक्ष्मी पुत्र, तू चिंता मत कर। घर की सबसे बड़ी मेंबर जो है ना, करण की दादी ब्रो, तेरे साथ है पुत्र। ओ क्या कहते हैं? ओ मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। पंडित जी ठीक है ना? जी जी। करण पुत्र, अब तुम लोग पे दोनों आराम करो, जाओ। तब तक मैं यहाँ की तैयारी देख लेती हूँ। जाओ आराम करो पुत्र, थक गए ना? अब नाटक करने की क्या जरूरत है? कौन है यहाँ देखने वाला? हाँ, चीजें क्या अपने हिसाब से कर लिया? आपको लगता है भगवान है? शैतान है। किसी की तकदीर की डोर अपने हाथ में लेकर उसे पुतलियों की तरह नचाना, अपनी मनमानी करने के लिए उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शैतान के शौक होते हैं। जबरदस्ती इस बंधन में तो आपने मुझे बांध दिया है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी। Sounds only so disgusting. तुम्हारा पति? तुम जैसे का पति क्या मैं दोस्त भी ना बनूं कभी। ये तुम क्या कहते? बंधन
ये तुम्हारा फैसला था, समझी? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो मिस एंग्री यंग वुमन महालक्ष्मी, तुम्हारे पास मना करने का भी ऑप्शन था, तो फिर तुम मान क्यों नहीं फटाफट? मैं मना कर देती? कोई रास्ता छोड़ा था आपने मेरे लिए? ये वो कुछ नहीं, जस्ट वांट अ यस। निहायत ही घटिया किस्म के इंसान है। ऐसी बात पर मुझे ब्लैकमेल करती है जो आपको बहुत अच्छे से पता था कि मैं मना नहीं कर सकती। बीमार पापा को मोहरा बना लिया आपने। पापा? एक्स पापा? सब घटिया आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। वेरी गुड, अब देख लो। और तुम इस घटिया आदमी को तब तक देखती रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। भले ही मैं तुम्हें घटिया इंसान लगूं, हैवान लगूं, whatever, I don't care, लेकिन दुनिया के लिए तो मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन आज तुम्हें एक चीज बहुत समझदारी की चल, तुमने अपना मुंह बंद रखा और मैं ये समझदारी को घड़ी में बताऊंगा। कभी भी गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपना मुंह खोला उनके चेहरे पे तुम्हारा ये हाथ रह जाएगा। अपने एक्स पापा को मुद्दा बनने देते हैं। टके की गांव वाली मेरे घर में घुस के मेरे भाई को प्यार के जाल में फंसाएगी और शादी करेगी उनसे। एक बार भी अपनी औकात का ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। भोली भाली सरल सुशील बनने का नाटक करती हो, रईस घरों में घुसती हो और उनके लड़कों को फंसाती हो। एक डाली ना तुम्हारी मेरे घर में भी। हाँ, मैंने मेरी दादी को बहला फुसलाकर नौकरी ले ली और अब एक मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की होकर इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हूँ। और भी तुम्हारा सपना में और काट दूंगी मैं तुम्हारे, समझ आई तुम्हें? अपनी हद में रहना सीखिए बरखा जी, क्योंकि अब मैं आपके यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, सिर्फ कोई दर्जी नहीं, आपकी भाभी हूँ जो उम्र में और रिश्ते दोनों में बड़ी है आपसे। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? हाय रब्बा, इतना प्यार नहीं, मैं मर जाऊँ। मैं की देख रही हूँ? मैं सदके जाऊँ, इतना प्यार आप भी? बस जफ्फियां दी कसर रह गई। चल बेटा पैर छू कभी के। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे मुंह लगाने का। भाभी मैं पुत्र, बेशक तेरा स्वागत कांटों से हो रहा है, पर बेटा जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी तो होते हैं ना। अब इस घर में कांटे हटा के फूलों से तू ही सजावट करनी है, ये तेरी जिम्मेदारी है। इस घर को फूलों का गुलदस्ता बना दे। और पुत्र, मेरा पोता और पोती देख के बुरा नहीं है, इनका स्वभाव थोड़ा रूखा है, एडजस्ट कर ले अभी। है? चल अभी तो अपना फ्रेश होके नीचे आ जा, बाकी की रस्में करनी है पुत्र, खुशी से फरमा सकते हैं।
लक्ष्मी बेटा, तू अपने आप को अकेला कभी ना समझना। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। और वो करे कितना प्यार करता है तुझे। है? अरे पहले तो शादी के नाम से इतना दूर भागता था, और अब धीरे धीरे सब चंगा ही चंगा होएगा पुत्र, चंगा ही चंगा होएगा। फिर अब तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता नहीं करनी पुत्र। खुश हो जा मेरा बच्चा। अब आजा नीचे, हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना? कैसे बताऊं आपको, ये खाटे में किस्मत में जबरदस्ती लिखे गए हैं। इस परिवार को मैं नहीं अपना सकती। यहाँ जबरदस्ती रिश्ते निभाने के लिए लाया गया मुझे। मम्मा ये देखो, इसने मेरा सारा सामान फेंक दिया है। ये कमरा ईशाना अक्षत का है, यहाँ से बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। मेरा कहना नहीं डाल सकते तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक रिश्ता है हमारा जो आज भी है। हम दोनों एक रिश्ते से बंधे हैं। तुम्हारी तरह नहीं है मैं कि लोगों को जख्म देखकर भाग जाओ। मरहम लगा दिया मैंने, मेरे सवाल का जवाब भी दे दो फिर। வெல்கம் டு கவின் ஃபியூஷன். நான் உங்கள் கவின் பேசுகிறேன். எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, ஓடாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் அரசு போக்குவரத்து கழகம். சாரி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம். நம்ம சிம்பிளா என்ன பேசுறோம்னா, முதல் பஸ்ல தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் இருந்துச்சு, வெறும் அரசு போக்குவரத்து கழகம் தான் இருக்குது. என்ன ஆச்சுன்னு பேசுறோம். பட் அது பிரச்சனை இல்லை, உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. அதாவது ஆகஸ்ட் மாசத்துல 160 மின்சார பேருந்துகள் தமிழ்நாடு அரசு மூலியமா ஒப்பந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுல கொண்டு வரப்படுது. அது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எம்சிடி பஸ்ன்னு சொல்லலாம்னா அந்த பஸ் தான். இந்த பஸ்ஸோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்குன்னு தெளிவாக சொல்றேன், கேட்டுங்க. இது வந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில பஸ். அதாவது அசோகனோட மேனுஃபேக்சரிங்ல KFWோட ஃபண்டிங் கீழே, அதுவும் 1-2 நிறுவனம் சேர்ந்து ஃபண்டிங் பண்றாங்க. அது கீழே OHWங்கிற நிறுவனம் இது கீழே நிர்வகிக்குது. எப்படின்னா லேபர், அதை பிரைவேட் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பிரைவேட் டிரைவர், கண்டக்டர், கிளீனர் இது 3 எடுத்துக்கிறது. எடுத்து இந்த எம்சிடி பஸ், அதாவது மின்சார பேருந்தை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கூடிய பொறுப்பு இங்கிட்டு இருக்கு.
இவங்க கொடுக்கிற சப்ளிமெண்ட்ரி தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு அமௌண்ட்டு. இவங்க காட்டுற கணக்கு தான் கவர்மெண்ட் கணக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கான விலை டிக்கெட் விலையை நிர்ணயிக்கிறதோட OMH தான் நிர்ணயிக்கணும். வேற எந்த இதுவுமே கவர்மெண்டே தயாரிட முடியாதுங்கிற ஃபார்மெட்ல கொண்டிருக்காங்க. இந்த அக்ரிமெண்ட் மொத்தம் 12 வருஷம் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. ஓகேப்பா, இதுல என்ன இருக்கு? நம்ம அரசு ரொம்ப நம்மளுக்கு முக்கியமா எடுத்து அதில் நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. ஏன் சிசிடி கேமரா இருக்கு, இது வரைக்கும் இல்லை. சிசிடி கேமரா இருக்கு, சார்ஜர் போட்டிங் இருக்கு, புஷ்பேக் சீட்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம டீலக்ஸ் பஸ் கூட கம்ஃபர்டபுள் இருக்கு. முக்கியமா ஹேண்டிகேப்ஸ் ஏரியா இறங்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. லக்கேஜுக்கு தனியா இருக்கு. நிறைய இது இருக்கு, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. இது நல்லதான் நீங்க நினைக்கிறீங்க. பட் இது பின்னால எப்படி மாறுதுன்னா, இந்த பஸ்ஸுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் வாடகை கணக்கு தான் பேசியிருக்காங்க. இந்த அக்ரிமெண்ட் கீழே ஒரு நாளைக்கு பஸ்ஸுக்கு 18,000 ரூபாய் வாடகை அந்த ஃபார்மெட்ல பேசியிருக்காங்க. கம்பல்சரி பஸ் 200 கிலோமீட்டர் ஓடணும். பஸ் ஓடினாலும் ஓடாட்டையும் அதுக்கான வாடகையை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி பஸ் ரிப்பேர் நின்னாலுமே அதுக்கான வாடகை நம்ம கொடுக்குற ஃபார்மெட்ல தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. ஓகேப்பா, இதுல என்ன இருக்கு? அவங்க பிரைவேட் நிறுவனம் அப்படிதான் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. பட் என்னன்னா, அது வண்டி ஒரு நாளைக்கு 7,000 ரூபாய்க்கு தான் வண்டி ஓடுது. ஆனா வண்டி வாடகை 18,000 ரூபாய் வண்டிக்கு வாடகை கொடுக்கணும். வண்டி ஓடினாலும் ஓடாட்டி கம்பல்சரி வண்டி வாடகை 18,000 ரூபாய். இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த ஒப்பந்தம் மொத்தம் 12 வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காங்க. சிம்பிளா கணக்கு போட்டுக்குங்க. வண்டி வெறும் 7,000 ரூபாய்க்கு தான் வண்டி வருமானம் கொடுக்குது. வண்டி வாடகை 18,000 ரூபாய். ஒரு வண்டிக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 3,00,000 ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு இவங்க தனியார் நிறுவனத்துக்கு நம்மளுடைய அரசு போக்குவரத்து கழகம் கொடுக்குது. இதே மாதிரி 120 பஸ் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா 21 கோடி சொச்சம் நம்ம கவர்மெண்ட் மாசம் மாசம் தனியார் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு. என்ன ப்ரோ வெறும் இவ்வளவு சொல்றீங்கன்னா, ஏற்கனவே ஆல்ரெடி 51 கோடி கடன் இருக்கு. 51 கோடி லட்சம் கடன் அரசு போக்குவரத்து கழகத்து மேல் இருக்குது. இது இல்லாம தினசரி, அதாவது மாச கடைசியில ஒவ்வொரு மாசம் ஒருக்கா 21 கோடி சொச்சம் தனியார் நிறுவனத்துக்கு நம்மளுடைய அரசு போக்குவரத்து கழகம் கொடுத்து கொண்டிருக்குது. சரியான நிர்வாகம் நான் சொல்லுவேன். முதல் பாயிண்ட், அதாவது ஆல்ரெடி இந்த பஸ் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணிருக்கலாம்னா, இவங்க மாசம் மாசம் 21 கோடி சொச்சம் தனியார் கொடுக்காம அந்த 21 சொச்சத்தை கொடுத்து இவங்க மின்சார பேருந்தை வாங்கி அரசு போக்குவரத்து கீழே இதை கொண்டு வந்தாங்க வச்சுங்களே. ஓட்டுநர் தனியார் ஓட்டுநர்ல வந்திருக்க மாட்டாங்க, தனியார் நிறுவனம் உள்ள வந்திருக்காது, தனியார் நடத்தும் உள்ள வந்திருக்க மாட்டாரு, கிளீனர் தனியா நடத்த வந்திருக்க மாட்டாரு.
மெக்கானிக் தனியார் வந்திருக்க மாட்டோம். எல்லாருமே நம்மளுடைய பொதுத்துறை ஆளக்கூடிய ஜெனரல் மக்கள் தான் வந்து உள்ள வர முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் மக்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சிருக்கலாம். இப்பனா இது வந்து பொது நிறுவனம் சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து பொதுமக்கள் உள்ள சேர்ந்து வேலை செய்யற மாதிரிதான் அரசு போக்குவரத்துகளும் எல்லா ஃபார்மேட்டுமே இருக்கு. இப்போ 160 அரசு போக்குவரத்து கழகம், அதாவது இந்த மின்சார பஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வாங்கிடுச்சுன்னா என்னென்ன ப்ராஃபிட்னு இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க. 160 டிரைவர், 160 கண்டக்டர், 100 மெக்கானிக், அதே மாதிரி ஒரு 100 கிளீனர். இவங்களுக்கு வந்து ஜெனரல் மக்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட், டிக்கெட்டோட விலை நிர்ணயம் வந்து தமிழ்நாடு அரசு கையில இருந்திருக்கும். ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட போகாம டிக்கெட்டோட விலை வந்து தனியார் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்திருக்கும். செகண்ட் என்னன்னா, பஸ் ஓனர் ஓடாட்டையும் நம்ம யாரும் காசு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. ஆனா இப்ப வண்டி ஓனர் ஓடாட்டையும் நம்ம தனியார் காசு கொடுத்து ஆகும்னு உள்ள இருக்க எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் பேஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு பிரைவேட் லேபர்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அதாவது மக்கள் அதிகமா படிக்காத மக்கள் ஒரு 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஒரு சில பேர் வந்து டிரைவிங் சூஸ் பண்ணி போறாங்க. அது அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல டிரைவிங் கிடைச்சுன்னா ஓகே, ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். மாசம்னா 30ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா சம்பளம் கைக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மேட் உள்ள போறாங்க. எங்களால போக முடியாது. இதே ஃபார்மேட்டை கடைசி வரை கன்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க. நட்டமாலும் பரவாயில்ல, நான் பிரைவேட்டுக்கு தான் என்னுடைய அரசு போக்குவரத்து கழகத்தை தாரை வைத்து கொடுப்பேன்னு கொடுத்தாங்கன்னா வரக்கூடிய காலகட்டத்தில், அதாவது இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்துக்கு பேருந்து ஓட்டுநராகவோ நடத்துனராகவோ மெக்கானிக் உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. இப்ப சென்னையில கொடுத்தத நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர் அடுத்த மிகப்பெரிய சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூர்ல அதே மாதிரி மாநகர பேருந்த MCTA எனக்கு நட்டமானாலும் பரவாயில்ல, MCT உள்ள வந்து ஓடட்டும்னு சொன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாதி டிரைவருக்கு வேலை இல்லாம போயிடும். வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இவங்களுக்கு நட்டமாக முக்கியம் கிடையாது. நாங்க புதுசா ஒன்ன பண்ணணும், இதே ஃபார்மேட் தான். அதாவது வந்து நான் வந்து மின்சார பேருந்து MCT மட்டும் சொல்ல கிடையாது, தாழ்த்தப்பட்ட பேருந்து ஒரு பஸ் கொண்டுவரப்பட்டாங்க. இதே ஃபார்மேட்ல அசோகன்லாம் நாம சொந்தமா வாங்கி ஓட்டக்கூடிய பேருந்து, டீசல்ல வர பேருந்து, அந்த பஸ்லயும் நம்மளுக்கு லாஸ் தான் வந்திருக்கு. என்ன ப்ரோ நீ எது அவன் பண்ற எல்லாமே தப்புன்னு சொல்றீங்க? நான் எல்லாமே தப்புன்னு சொல்ல கிடையாது, அதுக்கான எவிடன்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு. அதாவது டீசல் வண்டி ஜெனரல் மின்னால இன்ஜின் வச்சு டீசல் வண்டி 5 கிலோமீட்டர் கொடுக்குமாமா. அது ஒரு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தோட ஒரு லேபர் சொன்னதுதான். அதாவது சாதாரண அரசு போக்குவரத்து
அரசு போகக்கூடிய ஒரு பஸ் 5.5 கிலோமீட்டரு 1 லிட்டர் டீசலுக்கு கொடுக்கும். ஆனா இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட பேருந்து தாழ்த்தப்பட்ட பேருந்து வந்து 2.5 தான் கொடுக்குது. ஒரு லிட்டர் டீசலுக்கு 2.5 கிலோமீட்டர் தான் எங்களுக்கு மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட டிக்கெட் காஸ்டேஜ் இதோட டிக்கெட் காஸ்டும் வச்சு அது இல்லாம டீலக்ஸ் பஸ் புரிஞ்சாங்க. இதெல்லாம் வரும்போது மக்களோட பயன்பாட்டை குறைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் 2 மடத்தில் பார்த்துருக்கிறேன். இங்க சூலூர்ல இருந்து காரணம்பேட்டை போறதுக்கு டிக்கெட் 23 ரூபா அந்த இருந்துச்சுன்னா நான் காந்திபுரம் போயிடுவேன். என்னோட கால்குலேஷன் அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ஜெனரல் மக்களுடைய கால்குலேஷன் அப்படிதான் இருக்கும். 22 ரூபா கொடுத்து நான் காரணம்பேட்டையிலிருந்து சூலூர் போறக்கு அதே 22 ரூபா தான் நான் காந்திபுரமே போயிடலாமே. ஏன்னா வந்து அந்த பஸ்ஸுக்கு போகணும், நான் வேற பஸ்ஸுக்கு போகலாமல்ல அப்படின்னு யோசிக்கிற மென்டாலிட்டி தான் கொண்டிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால இது கரெக்டா வருமான ஒரு ஆலோசனை இருந்து அதை பின்பற்றி போனா ஓகே. இதுக்கடுத்து இதே மாதிரி எந்தவித மிஸ்டேக் பண்ணாம கரெக்டா பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அதாவது வந்து நின்று கொண்டிருக்கும் அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. 12 வருஷம் அக்ரிமெண்ட், 12 வருஷமே இவங்க மாசம் ஒரு பஸ்ஸுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய்ங்கிற கணக்குப்படி மாசம் 160 பேருந்துகளுக்கும் 21 கோடி சொச்ச ரூபாய். சரியா பார்க்கணும் 22 கோடியும் வச்சுக்கலாம். சொச்சத்தை விட்டுருங்க. 22 கோடி ரூபா மாசமானா வண்டி ஓடினாலும் ஓடாட்டையும் இவங்க KFW ஃபண்டிங்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நட்டம் அரசு போக்குவரத்து கழகத்துக்கு 500 கோடி சொச்சம் கடன் இருக்கு. இது எச்சா கடன் சேர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது ப்ராஃபிட்டபிள் வராது. இது இல்லாம மக்களுடைய விடியல் பேருந்தும் இருக்கு. அதுல போகக்கூடிய லேடிஸ்க்கு ஃப்ரீ வரும்போது அதோடைய காஸ்டம்லுக்குள்ள ரொம்ப மைனஸ் ஆகுது இல்ல. அது ஒரு பக்கம் நட்டமானாலுமே இது ஒரு பக்கம் மொத்தம் 2 நட்டங்களாச்சு. இது இல்லாம பஸ்ஸஸ் எது மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டா இல்லைன்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் போகக்கூடிய பஸ்ஸே மாசத்துக்கு 2 டைம் பழுதாய் நின்றோம். நான் ரெகுலரா ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன். போறது காலைல மட்டும் ஒரு ரெகுலர் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன். அந்த பஸ் மாசத்துக்கு 2 டைம் எங்கேயாச்சும் ஏதோ ஒரு பழுதாய் நின்றோம். ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், இந்த தீபாவளிக்கு சொன்னா சிரிப்பீங்க. தீபாவளிக்கு அதாவது கரூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு டவுன் பஸ், அது சிறப்பு பேருந்து. இல்ல அதை பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து நிறைய பேருந்துகள் இருக்கும்போது நீங்க சிறப்பு பேருந்து டவுன் பஸ் விடும் போது உங்க கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு இது கூட விடுங்க. சென்னையிலிருந்து பல மாவட்டத்துக்கு செல்றதுக்கு சிறப்பு பேருந்தா பிரைவேட் கட்ட வண்டி வாடகைக்கு வாங்குறாங்க. நம்மகிட்ட பஸ் இல்லையா?
நம்மளோட மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாதா? இல்லாதங்காட்டி தான் இவங்க தனியாரிருந்து வண்டி வாடகைக்கு எடுத்து அது அரசு போக்குவரத்து கழகம், இது கரூர், திருச்சி, கும்பகோணம் இங்கெல்லாம் போகும். நீங்க சென்னையிலிருந்து ஏறி போங்க அப்படின்னு ஒரு பிரைவேட் பஸ் வாடகைக்கு எடுத்து பஸ் வாடகைக்கு எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க. இப்போ நிறுவனத்தையே தனியாருக்கு ஒப்படைச்சிட்டீங்க. இதே தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா எந்தவித ஓட்டுநருக்கும் நடத்துனருக்கும் அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல விலை நிர்ணயம் கிடையாது. இது மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது, இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இது நான் அரசு போக்குவரத்து நிர்வாகத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய பிள்ளைன்னு சொல்லுவேன். ஓட்டி முடிச்சுட்டு, அதாவது அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல நிறைய நம்ம சிம்பிளா நினைக்கிற வெறும் டிரைவர், கண்டக்டர், மெக்கானிக் வீரர்கள், பட் உள்ள நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஓய்வு பெற்றவங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க. இது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் அப் டு டுடே வரைக்கும் 1ஆம் தேதி வரைக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க. உறுப்பினர் நிறைய சேர்த்துறாங்க, கேட்கறாங்க எங்களுக்கு இது மாதிரி எங்களுக்கு ஒன்றும் பென்ஷன் வரல, பென்ஷன் நிறைய கேட்கறாங்க. பட் அவங்க எதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது இல்லை. ஆனா இது ஒண்ணு, அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல வேலையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்க பஸ்ல இங்கன்னா ஃப்ரீயா போயிட்டு வந்துக்கலாம். அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் மட்டும்தான் மக்களுக்கு இருக்கே தவிர வேற எந்த வித ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுமே மக்களுக்கு கிடையாது. அதாவது பணிபுரிஞ்ச மக்களுக்கு தான் அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல பயன்பட்ட மக்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அது பிரைவேட் பஸ்ஸையும் கூட இருக்கு. ரெகுலரா நீங்க ஒரு பஸ்ல போயிட்டு உங்களுக்கு சில்லறைய இது பண்ணி கொடுப்பாப்புல, கை பண்ணி கொடுங்க, சில்லறை காஸ்ட்லியா பரவாயில்ல வாங்க, தனியார் பஸ்ல நடக்குது. ஆனா அரசு பக்கத்துல அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அவங்களோட ஃபார்மேட் அது மாதிரி, நிர்வாகம் சரியில்லை. நிர்வாகம் சரியா இருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது. இன்னைக்கு ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஊழியர்களுக்கு சரியான முறையில் பென்ஷனும் போட்டிருப்பாங்க. அரசு போக்குவரத்து கழகத்தை கொண்டு போய் தனியாரோட ஒப்படைச்சிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம பெருசா பேசிக்கிறோம். அதாவது இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் பேசிட்டாரு, நம்மளுடைய இந்தியாவுக்குன்னு ஏர்லைன்ஸ் இல்ல, தனி ஏர்லைன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு குறிப்பிட்டு பேசியிருக்காரு. நீங்க ஏங்க சார் வெளியே போறீங்க, உள்ள வந்து பாருங்க. நம்ம தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக பஸ்ஸையே நம்ம தாரவாத்து கொடுத்துட்டோம். அரசு போக்குவரத்து கழகத்தையும் நம்ம தாரவாத்து கொடுத்துட்டோம், பாதி கொடுத்துட்டோம். இது ஏர்லைன்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்? இந்தியாவுக்கு நீங்க வெளியே வாங்க, தமிழ்நாட்டுல பாருங்க. அதே மாதிரி பல நாடுகள், அதை ஏங்க குறிப்பிடுறேன்னா, வளர்ந்த நாடு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா கிட்ட ஏர்லைன்ஸ் இல்ல, ரஷ்யா கிட்ட ஏர்லைன்ஸ் இல்ல. ஆனா அவங்க சர்வே லெவல் நல்லா தான் இருக்காங்க. ஏன்? பக்கத்து மாநிலம் கேரளா, கர்நாடகால யாரும் தனியார்கிட்ட பஸ் ஒப்படைக்கலையே. ஏன் நம்ம மட்டும் ஒப்படைச்சிருக்கிறோம்?
நட்டத்துல ஓடுது, கடன்ல ஓடுது, நிர்வாகம் சரியில்லை. அதை சரி பண்ணா எல்லாமே சரியா வரும். மக்களுக்கு ஏத்த காசு மக்களிடம் சென்று சேரும். யோசிக்கின்ற டைம் கிளியரா யோசிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ கடைசி என்ன சொல்ல வரேன்னா, எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலுமே அதை பர்ஃபெக்டா யோசிங்க. யோசிச்சு நாளைக்கு இது நம்மளுக்கு கரெக்டா வருமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு எந்த வேலையா இருந்தாலுமே நீங்க பண்ணாம மட்டும்தான் சக்சஸ் வர முடியும். பண்ணாம பண்ணீங்கன்னா ஓடாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் அரசு போக்குவரத்து கழகம்னு ஹெட்லைன்ஸ் போட்டு உங்க வாழ்க்கை அதே மாதிரி பேசிடுவாங்க. மக்களே, நன்றி, வணக்கம்.